नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी? आशा और कल्पना कर रहा हूँ कि आप सब बहुत बेहतरीन होंगे। आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, आपके सबके परिवार में सब कुशल-मंगल हो। तो जैसा कि साथियों, आप सबको पता है कि आज हम कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं और हम आज के अपने इस एपिसोड में ये बात करेंगे कि हमारी बोर्ड परीक्षाएँ नज़दीक है, किस तरीके से हमें एक रणनीति बनाकर तैयारी करनी चाहिए। जैसा कि आपको पता होगा कि हमने पहले भी ऐसे वीडियो डाले थे जो बोर्ड में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने वाले हैं। साथियों, अब जो हो गया है, वो तो हो गया, लेकिन आगे हमें किस तरीके से तैयारी करनी है या पहले हमारा जो समय गँवा चुके हैं हम लोग, तो वो तो वापस आने वाला है नहीं। अब हमारे पास जो भी है ये महीने का एक लगभग 1 महीने 7-8 दिन का जो समय है या 10-12 दिन का समय है, इस समय को हम किस तरीके से मैनेज करें और किस तरीके से हम पढ़ें ताकि हमारे लिए महत्वपूर्ण चीज़ें या हमारे लिए अच्छे या प्रतिशतों में सुधार हो जाए या हमारी तैयारी में थोड़ा-सा सुधार हो जाए। तो इसके लिए हम सबको साथियों रणनीति बनानी होगी और हम उन्हीं रणनीति के तहत आज हम बात कर रहे हैं। साथियों, अभी आज हम जो पढ़ेंगे वो कक्षा 10 की राजनीति जो लोकतांत्रिक राजनीति है, उन पुस्तक के 4 पाठों को पढ़ेंगे और उन 4 पाठों में ऐसे महत्वपूर्ण या 4 अध्यायों में ऐसे महत्वपूर्ण सवालों की चर्चा करेंगे कि जो बोर्ड में आने की संभावना है। इसके साथ ही हम इसके बाद साथियों एक ये भी करेंगे कि जो ब्लूप्रिंट जारी किया जाता है बोर्ड के द्वारा, उनके संदर्भ में भी देखेंगे कि कौन से पार्ट से कितने नंबर के सवाल आएँगे, मतलब छोटे या बड़े कितने सवाल आएँगे। साथियों, जैसा कि हमने पिछले वर्ष भी स्थानीय विद्यालयों में ये किया था, लेकिन लगभग उसका औसतन बहुत अच्छा रहा। मतलब हमने जो पेपर बनाए थे उसके भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट रहा, उसका भी बहुत अच्छा परिणाम दिया उस पेपर ने। और इसके साथ ही हमने जो ब्लूप्रिंट के आधार पर हमने जो पाठों की जो अंक विभाजन किया था पाठों का या अध्यायों का, वो भी लगभग ठीक बैठा था। लेकिन क्या करता है कि बोर्ड कभी-कभार जैसे कि किसी पाठ से 4 नंबर का सवाल का कहता है, लेकिन उसके बावजूद वो क्या करता है 2-2 के 2 कर देता है। या फिर कभी-कभार क्या होता है कि एक पार्ट 6 नंबर का देता है, एक पार्ट मान लो 4 नंबर का देता है, तो हो सकता है उस 4 नंबर वाले पार्ट के 2 नंबरों 6 नंबर वाले में जोड़ देता है और 8 कर देता है। बाकी ज़्यादा इतना परिवर्तन नहीं होता, लगभग उसी के आधार पर ही मतलब प्रश्न पेपर बनता है। तो चलिए साथियों, बिना देरी किए आज के कक्षा के संदर्भ में बात करते हैं। जैसा कि साथियों, आप सबको पता होगा कि हमारे कक्षा 10 में पहले पाठ का नाम है, वो है अपना सत्ता की साझेदारी। क्या है? सत्ता की साझेदारी। साथियों, सबसे पहली चीज़ ये है, सत्ता की साझेदारी क्या है? सत्ता की साझेदारी का मतलब होता है कि देश की जितनी भी पार्टियाँ हैं, देश के जितने भी समूह हैं, देश की अलग-अलग जितनी भी विचारधारा है, उन सभी विचारधाराओं को एक साथ मिलाकर चलना, उन सभी विचारधाराओं को एक साथ लेकर चलना या सत्ता के विभिन्न रूपों को उन सभी में बाँटकर उसका उपयोग करना, ये क्या है साथियों? सत्ता की साझेदारी है। हम अपने इस पाठ में पढ़ेंगे 2 देशों के बारे में, एक बेल्जियम के बारे में, एक श्रीलंका के बारे में। मैं अगर यहाँ बेल्जियम की बात करूँ साथियों, तो बेल्जियम और यहाँ हम बात कर लेते हैं श्रीलंका की। देखिए साथियों, बेल्जियम में क्या हुआ था? तो बेल्जियम की बात करें तो एक में बेल्जियम में 39 मतलब 59% कौन से हैं? अपने डच लोग हैं, ठीक है? भाषा डच भाषा के और 40% है, वो है फ्रेंच भाषा बोलने वाले, फ्रेंच। लेकिन इसके साथ ही 1% जो अन्य हैं, वो कौन से हैं? वो अपने हम कह सकते हैं जर्मन या अन्य या फ्लेमिश वगैरह जो भी कह दें अन्य भाषाएं जो भी है वो। अब देखिए साथियों, जो राजधानी क्षेत्र है वो राजधानी क्षेत्र कौन सा है? तो राजधानी क्षेत्र है ब्रुसेल्स। राजधानी क्षेत्र या फिर राजधानी क्षेत्र कौन सा है? तो वो है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स ब्रुसेल्स में जो फ्रेंच बोलने वाले हैं वो लगभग 80% लोग हैं फ्रेंच बोलते हैं। कितने लोग? 80% लोग फ्रेंच भाषा को बोलने वाले हैं। इसी के साथ ही यूरोपीय संघ का मुख्यालय भी कहाँ है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय। यूरोपीय संघ का मुख्यालय भी कहाँ है साथियों? ब्रुसेल्स में। इसी के साथ ही थोड़ा सा देखना, जो बेल्जियम है वो अपने बेल्जियम है वो भारतीय राज्य कौन से राज्य? हरियाणा के बराबर है। हरियाणा जो भारतीय राज्य हरियाणा है उसके क्षेत्रफल के लगभग बराबर कौन सा राज्य है? बेल्जियम राज्य। बेल्जियम है जो हरियाणा राज्य के बराबर है। और यहाँ है श्रीलंका। इससे पहले अब देखिए, बात दोनों देशों की कर रहे हैं कि इसमें भी डच, फ्रेंच और अन्य मतलब अन्य जाति जैसे फ्लेमिश, जर्मन वगैरह लोग रहने वाले हैं। श्रीलंका में कौन से 2 जातीय समूह है? एक तो है श्रीलंका में अपने तमिल या फिर सिंहली कह दें और एक है सिंहली और दूसरा है तमिल।
दूसरा कौन सा है साथियों? तमिल। सीएलई की जनसंख्या लगभग 74% है, ठीक है। और इसके साथ ही इनकी है जो लगभग है वो 18% है। कितने प्रतिशत? 18% के आसपास है तमिलों की। और इन तमिलों को भी दो भागों में बांटा गया, एक हिंदू तमिल और एक मुस्लिम तमिल। मतलब है कि ये एक हिंदू और एक मुस्लिम। अब देखिए साथियों इधर थोड़ा, बेल्जियम में जो बेल्जियम सबसे पहले तो ये है कि बेल्जियम भारत के हरियाणा राज्य के लगभग बराबर का क्षेत्रफल का एक देश है। और इसके साथ ही बेल्जियम में जो मुख्यतः है कि 59% टोटल कुल लोगों 59% लगभग डच बोलते हैं, 40% फ्रेंच बोलते हैं और 1% अन्य। और राजधानी क्षेत्र में सर्वाधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? फ्रेंच। राजधानी क्षेत्र कौन सा है? ब्रुसेल्स। और यूरोपीय संघ का मुख्यालय भी कौन सा है? ब्रुसेल्स। अब इन और इधर श्रीलंका में क्या है साथियों? सीएलई 74% और तमिल है 18%। तमिलों में भी दो है, हिंदू और मुस्लिम, दो अलग अलग है। जो सीएलई है वो बौद्ध धर्म के हैं। और श्रीलंका आजाद हुआ था साथियों 1948। और अगर याद करो तो 4 फरवरी को, 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका आजाद होता है। यहीं से एक पहला क्वेश्चन यहीं से बनने वाला, या सर्वाधिक जाति रहने वाली जाति कौन सी, या बोलने वाली भाषा कौन सी है इनकी? तो सीएलई भाषा है। अब देखिए साथियों, दोनों देशों में इनको लेकर क्या हुआ? विवाद हुआ। और इस विवाद को समाप्त किस प्रकार किया? तो देखिए 1900 लगभग 1970 से 1993 तक, कब तक? 1993 तक 4 संविधान संशोधन हुए बेल्जियम में। कितने संविधान संशोधन? 4 संविधान संशोधन। कहां पे? बेल्जियम में। इन चारों संविधान संशोधनों में क्या किया गया? इन चारों संविधान संशोधनों में नंबर एक पहली चीज ये बताई गई कि बेल्जियम की जो प्रांतीय सरकार और केंद्रीय सरकार है, उन दोनों सरकार मतलब केंद्रीय सरकार है, उनमें फ्रेंच भाषा और डच भाषा बोलने वाले लोगों का समान प्रतिनिधित्व दिया गया, मंत्रियों का समान प्रतिनिधित्व दिया गया। पहली चीज तो ये। और इसके साथ ही ये कहा गया कि कोई विशेष निर्णय लेना होगा तो वो बहुमत के आधार पर लिया जाएगा। दूसरा ये है कि जो बेल्जियम की जो मतलब है कि दूसरी बात है कि बेल्जियम के जो लोग थे और उनके साथ ही बेल्जियम को दो भागों में अलग अलग, केंद्र सरकार को अलग कर दिया गया और राज्य सरकार को अलग कर दिया गया। केंद्र और राज्य दोनों को पूर्ण रूप से, मतलब राज्य सरकार को केंद्र सरकार से पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर दिया गया, स्वायत्ता दे दी गई। तो दूसरा ये। तीसरा, इसके साथ ही सामुदायिक सरकारों का गठन किया गया बेल्जियम में, जो मतलब है कि अपने हम बात कर सकते हैं कि जो भाषा के आधार पर है, किसी एक भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, शिक्षा के आधार पर हमारे जैसे देश में स्थानीय स्वशासन है, उसी प्रकार बेल्जियम में अपने छोटे-छोटे स्तरों पर क्या है, सामुदायिक सरकार का इस गठन किया गया। और इसके साथ ही राजधानी क्षेत्र है जो ब्रुसेल्स है, उसमें भी क्या कर दिया गया, एक अलग से गठित सरकार बना दी गई। और उस सरकार में भी फ्रेंच और जो डच है, इन दोनों बोलने वाले जो व्यक्ति है, उनकी भी या प्रतिनिधित्व जो उनके प्रतिनिधि है, उनकी संख्या भी समान कर दी गई। इस तरीके से हमें लगता है कि ये थोड़ा-सा कठिन रहा। ये हमें क्या लगता है कि ये इनका शांति का तरीका है या संवाद का तरीका है। ये बेल्जियम वाले लोग भी कहते हैं कठिन रहा, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने अपने राज्य में जो विवाद था, उस विवाद को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। और इस विवाद को समाप्त करने के बावजूद भी यूरोप वाले लोगों को लगा कि ये एक बहुत अच्छा उदाहरण पेश किया है इन लोगों ने, और इसीलिए यूरोपीय संघ के मुख्यालय को किसे बनाया गया? ब्रुसेल्स को। इधर तो साथियों हम ये है बेल्जियम की बात करते हैं। इधर बात करते हैं हम श्रीलंका की। जैसा कि श्रीलंका 4 फरवरी 1948 को आजाद हुआ, सीएलई 74% रहते हैं, बौद्ध धर्म के लोग हैं सीएलई। और तमिल है वो है 18% रहते हैं लगभग। और बाकी जो 6% है या जो 8% है, वो लोग क्या है, वो अन्य भाषा जैसे ईसाई वगैरह और है, या अन्य धर्म के लोग हैं जैसे ईसाई वगैरह है, या वो। अब देखिए श्रीलंका में विवाद का कारण क्या था? भाषाई विवाद था श्रीलंका में। किनके मध्य? सीएलई और तमिलों के मध्य। तो श्रीलंका में क्या किया 1956 में संविधान संशोधन किया इसने भी। और क्या क्या संविधान संशोधन करके इन्होंने क्या कर दिया कि किसी एक विशेष भाषा को बढ़ावा दिया, सिंहली भाषा को बढ़ावा दिया। सिंहली भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया। कैसी भाषा का दर्जा? राजभाषा का दर्जा। सिंहली भाषा को एक तो राजभाषा भाषा का दर्जा दे दिया। इसके साथ ही इन्होंने जो इनकी जो मतलब सरकार है या उनके जो प्रतिनिधि है, उनकी संख्या में भी सिंहलियों को विशेष दर्जा दिया गया। इसके साथ ही शिक्षा है या विद्यालय है, विश्वविद्यालय है या फिर नौकरियां हैं, उनमें भी सिंहलियों को विशेष तरीके से विशेष प्रावधान कर दिए गए, जिसके कारण सिंहली और तमिल इन दोनों के मध्य क्या उत्पन्न हो गया? विवाद। और ये विवाद बढ़ता बढ़ता आखिरकार गृह युद्ध की स्थिति मतलब गृह युद्ध की स्थिति लेता है। और इस गृह युद्ध की समाप्ति कब होती है? 2009 में। आपको पता होगा साथियों, लिट्टे नाम करके आतंकवादी संगठन बन जाता है यहाँ का, लिट्टे संगठन, ठीक है। और इसे लिट्टे की समाप्ति भी 2009 में होती है। और इसके साथ ही
2009 में किस गृह युद्ध भी इसका श्रीलंका का क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इधर देखिए, इधर भी संविधान संशोधन हुआ, इधर भी संविधान संशोधन हुआ। दोनों में अंतर क्या है कि इन्होंने बहुसंख्यक लोग सिंहलियों को क्या दिया, विशेष दर्जा, जिसके कारण इनमें गृह युद्ध की स्थिति हुई, और इन्होंने सभी क्षेत्रों को या सभी लोगों को या सभी भाषा के लोगों को विशेष तरीके से एक समतुल्य व्यवहार किया, जिसके कारण यहाँ क्या हो गया, अपने हम कह सकते हैं कि यहाँ शांति व्यवस्था स्थापित हो गई। अब देखिए साथियों, यहाँ सभी भाषाओं को समान दर्जा दिया गया। इसका मतलब है कि यहाँ साझेदारी की गई, मतलब सत्ता की, और इसके साथ ही यहाँ सभी को समान दर्जा न देकर केवल सिंहलियों का दिया गया, जिसके कारण गृह युद्ध की स्थिति हुई। अब हम अगली बात पे देखते हैं कि सत्ता की साझेदारी के कौन-कौन से आयाम हैं। सत्ता की साझेदारी कहाँ-कहाँ? सबसे पहले महत्वपूर्ण क्या है? तो वास्तव में देखा जाए तो सत्ता की साझेदारी ही लोकतंत्र की आत्मा है। क्योंकि सत्ता की साझेदारी वो स्थिति है कि जो जितने देश के जो भिन्न-भिन्न समूह हैं, भिन्न-भिन्न जाति वर्ग है, भिन्न-भिन्न लोग हैं, अलग-अलग विचारधारा हैं, अलग-अलग मतलब हम कह सकते हैं दल है, पार्टियाँ हैं, समूह हैं, दबाव समूह कह सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। उन सभी के विचारों को सत्ता की साझेदारी के माध्यम से अपने साथ ले लिया जाता है। और लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र यही है कि साथियों, जो सरकार होती है उसके खिलाफ विपक्ष मजबूत रहे। एक बार मतलब सरकार विपक्ष की पार्टी वापस दूसरी बार जो अच्छा काम करती है तो वो या विपक्ष मजबूत होगा तो वो सरकार अच्छा काम करेगी, अगर विपक्ष कमजोर होगा तो सरकार अपनी मनमानी करेगी, सरकार अंकुश लगाने का प्रयास कर निरंकुश हो जाएगी। तो विपक्ष क्या करता है, सरकार के ऊपर अंकुश लगाता है। और दूसरी ओर हम बात करें कि सत्ता की साझेदारी सभी लोगों के अधिकारों की रक्षा करती है, सभी लोगों के साथ समान बर्ताव करती है। अब हम पढ़ते हैं कि सत्ता की साझेदारी के आयाम। सत्ता की साझेदारी के क्या साथियों, आयाम। सत्ता की साझेदारी की अगर छोटे रूप से हम बात करें तो चार आयामों के बारे में बात करें। चार आयाम, कितने आयाम है, चार। देखिए, पहला पहला है सत्ता का 37 बंटवारा। कैसा बंटवारा, 37 बंटवारा। और 37 बंटवारा कैसे साथियों, तो 37 बंटवारा हम देखो कि हम ये कह सकते हैं कि सरकार के कितने अंग हैं, सरकार के 3 अंग। सरकार के कितने अंग हैं, 3। कौन कौन से सरकार के 3 अंग, तो सरकार के 3 अंग है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का ये एक ही स्तर पर रहकर अपना क्या करती है, शासन स्थापित करती है और अपना कार्य करती है, इसीलिए इन्हें 37 बंटवारा कहते हैं। तो पहला सरकार के 3 अंग, सरकार के 3 अंग, और 3 अंग कौन कौन से हैं साथियों, 3 अंगों में पहला न्यायपालिका, न्यायपालिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा कार्यपालिका और तीसरा विधायिका। कार्यपालिका और तीसरा कौन सा है साथियों, विधायिका। अब देखिए, इन तीनों की बात करें तो न्यायिका का गठन न्यायपालिका का गठन कौन करती है, तो कार्यपालिका न्यायिका का गठन करती है, लेकिन कार्यपालिका और विधायिका को नियंत्रित कौन करती है, तो न्यायपालिका नियंत्रित करती है। इसीलिए इन्हें नियंत्रित व मतलब है कि समतुलना का भी सिद्धांत कहा जाता है। एक नियंत्रण व समतुल्य सिद्धांत भी कहा जाता है। इन ऐसी है कैसे कि न्यायपालिका का गठन कार्यपालिका करती है। अब न्यायपालिका का गठन कार्यपालिका कैसे करती है कि साथियों, हम ये जरूर देखते हैं कि जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वगैरह या हाईकोर्ट के न्यायाधीश वगैरह हैं, उन सब की नियुक्ति कौन करता है, एक कॉलेजियम करता है, और कॉलेजियम के ऊपर फाइनल डिसीजन किसका होता है, मतलब हस्ताक्षर किसके होते हैं, राष्ट्रपति के होते हैं। तो इसलिए कार्यपालिका यहाँ आती है। तो न्यायपालिका का गठन कार्यपालिका करती है। अब कार्यपालिका और विधायिका के द्वारा जो कार्य किए गए उनके ऊपर नियंत्रण कौन रखती है, वो उनके ऊपर नियंत्रण न्यायपालिका रखती है। एक तो ये है, तो पहला आयाम तो ये हो गया, मतलब 37 बंटवारा। अब दूसरा आयाम हम किसे कह सकते हैं, तो दूसरे आयाम में बात करें तो सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा। कैसा बंटवारा, सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा। सत्ता का जो ऊर्ध्वाधर बंटवारा है, इसके आधार पर हम कैसे कह सकते हैं, इसमें सरकार के स्तर, सरकार के क्या है साथियों, स्तर। सरकार के स्तर कौन से, केंद्र में केंद्र सरकार, केंद्र में केंद्र सरकार, ठीक है, या संघ सरकार कहते हैं, और राज्य में राज्य सरकार। राज्य में कौन सी, राज्य में राज्य सरकार। हमारे देश में राज्य सरकार, राज्यों में राज्य सरकार है, कुछ देशों में प्रांत है तो उसको प्रांतीय सरकार भी कहते हैं। अब देखिए, इनके साथ ही जो उच्च स्तर से जो निम्न निम्न स्तर का जो ये जो सरकारें होती है, इनको सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा कहा जाता है। इसके साथ ही तीसरा आयाम के बारे में बात करें तो बेल्जियम में देखा जाए तो सामुदायिक सरकार, सामुदायिक
सरकार। जो स्थानीय स्तर पर जो अपनी संस्कृति की है या अपनी शिक्षा है या अपनी भाषा को लेकर रक्षा की जाती है, उनके संदर्भ में सामुदायिक सरकार जैसे वो भी सत्ता की साझेदारी में आते हैं। और चौथा में हम यह बात कर सकते हैं दबाव समूह। कौन सा समूह? दबाव समूह है या फिर गठबंधन है, गठबंधन है। ठीक है भाई, एक पार्टी का गठबंधन सरकार किसे कहते हैं? ऐसी सरकार जिसे मतलब गठबंधन सरकार कब बनती है? किसी एक पार्टी को विशेष बहुमत या किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, तो उस समय दो या दो से अधिक पार्टियों का मिलकर सरकार चलाना कैसी सरकार कहलाती है? तो गठबंधन सरकार कहलाती है। तो दबाव समूह है, गठबंधन सरकार है, कोई जातीय समूह है, ये सभी लोग भी एक साथ क्या करते हैं? भिन्न भिन्न विचारधाराओं को, बातों को लेकर चलते हैं। ये भी सत्ता की साझेदारी के क्या है? चार आयाम है। सबसे महत्वपूर्ण इस पार्ट का यही क्वेश्चन है साथियों, सत्ता की साझेदारी के आयाम कौन कौन से हैं? या छोटा क्वेश्चन पूछा जाएगा या बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एक तो बात है ये। सत्ता की साझेदारी के बाद साथियों हमारा दूसरा पार्ट है, वो है अब हम बात करेंगे, उनका नाम है अपने संघवाद। क्या है? कौन सा साथियों? संघवाद। संघवाद। और संघवाद का अगर हम अर्थ लें तो साथियों क्या है? शक्तियों का पृथक्करण। शक्तियों का पृथक्करण। शक्तियों का पृथक्करण ही क्या है? संघवाद है। अब देखिए भाई, शक्तियों का विभाजित करना। अब शक्तियों का विभाजित कैसे करना? अब देखिए साथियों कि अ, सरकार पर या किसी भी देश पर एक सरकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। जैसे कि केंद्र में केंद्र सरकार अलग स्वायत्त होनी चाहिए, राज्यों में राज्य सरकारें अलग स्वायत्त होनी चाहिए। हिंदुस्तान जैसे में स्थानीय सरकार, जैसे हम भारत में विकेंद्रीकरण के बारे में पढ़ेंगे इसी पार्ट में जब हम देखेंगे। इसके साथ ही साथियों संघवाद वाला उदाहरण कौन सा है? तो संघवाद में अमेरिका है। इसी के अमेरिका, इसके साथ हम अभी पढ़ा था बेल्जियम। कौन सा? बेल्जियम। ये भी संघवाद के उदाहरण है। श्रीलंका एकात्मक का उदाहरण है, क्योंकि बेल्जियम ने 1993 में जो संविधान संशोधन किया उसमें ये खुले तरीके से केंद्र की सरकार को अलग कर दिया गया और इसके साथ ही राज्य की सरकार को पूर्ण स्वायत्तता का दर्जा दे दिया गया। तो ये भी चीज थोड़ी सी साथियों हमें क्या करनी है? याद रखनी है। लेकिन श्रीलंका कैसा है? एकात्मक है। श्रीलंका कैसा है साथियों? एकात्मक। अब देखो संघात्मक की विशेषताएं क्या है? तो संघात्मक शासन की विशेषताएं, ठीक है। तो संघात्मक शासन की विशेषताएं, तो सरकारों, केंद्र व राज्यों में अलग सरकार, अलग अलग स्वायत्तता प्राप्त सरकारें होना। ठीक है, सरकारें होना पहली विशेषता तो ये है। दूसरा, एक मजबूत संविधान। ठीक है, इसके साथ ही क्या लिख सकते हैं कि संविधान संविधान में, या फिर ये कह सकते हैं कि किसी विशेष निर्णय लेने में केंद्र व राज्य दोनों की समान भूमिका। ठीक है साथियों, तो पहला हमने क्या देखा? केंद्र व राज्यों में अलग अलग स्वायत्त प्राप्त सरकारें होना, इसके साथ ही एक मजबूत संविधान का होना। तीसरा हमने क्या देखा कि किसी विशेष निर्णय लेने में केंद्र व राज्य दोनों का ही समान भूमिका। भाई केंद्र सरकार की भी भूमिका हो, जैसे कि हम देख सकते हैं कि अगर 7वीं अनुसूची के किसी भी विषय में परिवर्तन करना है, 7वीं अनुसूची के किसी भी विषय में परिवर्तन करना है, तो केवल केंद्र सरकार अकेली नहीं कर सकती है। हम ये पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 368 के तहत, 368 सी के तहत ये बताया गया है कि कम से कम आधे राज्यों का क्या होना चाहिए, कि आधे राज्यों का बहुमत प्राप्त होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि राज्यों से भी उसके बाद की अनुमति लेनी पड़ती है कि हम ये निर्णय है या इसमें विधेयक में या संविधान में ये संशोधन करने जा रहे हैं। और इसके साथ ही क्या है? चौथा, कर के क्षेत्र में केंद्र व राज्य दोनों
को सम्मान, अधिकार, संविधान द्वारा प्रदान करना, संविधान द्वारा प्रदत्त करना। ठीक है साथियों, तो ये है। अब हम ये कह सकते हैं संघवाद की विशेषता, पहली विशेषता केंद्र और राज्यों में अलग अलग स्वायत्त प्राप्त सरकारें होनी चाहिए। भाई केंद्र सरकार भी अलग हो और राज्यों में भी है वो अलग अलग राज्य या प्रांतीय सरकारें स्वायत्ता के आधार पर हो, जिसके ऊपर केंद्र का हस्तक्षेप नहीं हो। एक मजबूत संविधान का भी होना जरूरी है किसी विशेष, या इसके साथ ही हम ये भी जोड़ सकते हैं कि एक न्यायपालिका की भी संरचना स्थापित की जाए, या न्यायपालिका का एक ढांचा होना चाहिए। और किसी विशेष निर्णय लेने में केंद्र व राज्य दोनों सरकारों की समान भूमिका होनी चाहिए। और इसके साथ ही कर क्षेत्र में केंद्र व राज्य दोनों को समान अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त करने चाहिए। ये भी बात किसमें लिखी है? संघवाद की विशेषताओं में। अब देखिए साथियों, हम आगे बात करें तो संघवाद दो प्रकार के होते हैं। कैसे? एक तो साथ आकर संघ बनाना, साथ आकर संघ बनाना। साथ आकर संघ बनाने में कौन सा है? बनाना। और इसमें कौन से हैं? तो साथ आकर संघ बनाने के उदाहरण है अमेरिका, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, और उसी के साथ ही कुछ ऐसे देश है जो अपनी भाषा की, जो अपने मतलब जैसे कि विविधताओं की, उन सबको, उन विविधताओं को, भाषाओं को, अपनी संस्कृति को, उन सबको मिलाकर, मतलब एक अनेकताओं में ही एकता, उन सभी इन अनेकताओं में एकता को स्थापित करते हुए एक संघात्मक देश की रचना करते हैं। जैसे कि हिंदुस्तान है, अपना भारत इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण है। अब साथियों इसके बाद हम बात करें तो भारत में संघीवाद कैसा है? किसमें साथियों? भारत में संघीय शासन प्रणाली। तो भारत में संघीय शासन प्रणाली की बात करें तो भारत में केंद्र सरकार अलग है, प्रत्येक राज्य में अलग से राज्य सरकार है। यहाँ तक कि हमने स्थानीय स्तर पर शक्तियों का विकेंद्रीकरण करके क्या किया है? स्थानीय सरकार को भी मान्यता दी है। 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 और 93। अब इसके साथ देखिए, एक भारतीय संविधान में ये भी लिखा गया है केंद्र के लिए अलग विषय है, मतलब काम करने के लिए अलग विषय है, राज्य के लिए अलग विषय है। अब देखिए भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची, हम यहाँ कर सकते हैं भारत में संघवाद। तो भारत में संघवाद पहला ये हो जाएगा कि केंद्रीय स्तर पर केंद्र सरकार है और राज्य स्तर पर राज्य सरकार है। ठीक है। दूसरा इसमें क्या होगा कि 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां, कितनी सूचियां? 3 सूचियां हैं। ठीक है। और वे केंद्र और राज्यों के अलग अलग सरकार, मतलब अलग अलग काम देती है। जैसे पहले संघ सूची, कौन सी है साथियों? संघ सूची। संघ सूची में कितने विषय हैं? 97 विषय। कानून कौन बनाती है? तो केंद्र सरकार। कौन बनाती है साथियों? केंद्र सरकार। इसके साथ ही उदाहरण देख लो, उदाहरण कौन कौन से हैं? तो उदाहरण में डाक, रेलवे, संचार आदि। ठीक है। 2-3 उदाहरण याद कर लेना, बाकी कुछ नहीं है, बस इससे अलावा कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। अब दूसरा देखिए, मतलब इसी 7वीं अनुसूची की पहली संघ सूची है, दूसरी राज्य सूची। राज्य सूची को कुछ ही देशों में प्रांतीय सूची भी कहा जाता है। तो राज्य सूची में विषय कितने हैं? 66। और राज्य कानून कौन बनाती है? राज्य सरकार। कानून कौन बनाती है? राज्य सरकार ही कानून बनाती है। और इनके उदाहरण क्या है? तो इनके उदाहरण है साथियों पुलिस, जेल खाना, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन। और इसी के साथ ही अपने हम और किसकी बात करें? तीसरी है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची। जैसे कि शिक्षा की बात करें तो साथियों शिक्षा ज्यादा खर्चीली है। शिक्षा क्या है? ज्यादा खर्चीली। तो इसलिए केंद्र और राज्य दोनों ने चाक भाई इनके ऊपर हम क्या करेंगे? दोनों ही मिलकर क्या करेंगे? काम करेंगे। तो पहले शिक्षा राज्य सूची का विषय था, बाद में समवर्ती सूची में कर दिया। समवर्ती सूची में 47 विषय हैं। कितने विषय साथियों? 47 विषय। कानून दोनों सरकारें बनाती है, कानून केंद्र व राज्य दोनों बनाते हैं, दोनों बनाते हैं। ठीक है। लेकिन विवाद की स्थिति में, किसकी स्थिति में? विवाद की स्थिति में, विवाद की स्थिति में फाइनल निर्णय कौन लेता है? तो समवर्ती सूची में विवाद हो जाता है अगर किसी विषय को लेकर, तो फिर अंतिम निर्णय किसका माना जाएगा? केंद्र सरकार का माना जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये समवर्ती सूची हो गई। अब इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? दहेज, दहेज है, बाल विवाह, अपने विवाह है, उत्तराधिकार है, ये सभी किसके हैं? अपने शिक्षा है, तो वो भी है। एक थोड़ा सा विषय शिक्षा से याद रखना, हो सकता है शिक्षा का पूछ लिया जाएगा, शिक्षा की सूची का विषय है तो समवर्ती सूची का शिक्षा विषय।
अब देखिए साथियों, ये तो चीजें हैं कि भारत में एक संघीय शासन प्रणाली है, भारत में संघवाद की विशेषता बताते हैं और इसके साथ ही हमारे केंद्रों में अलग सरकार, प्रांतों में अलग सरकार है, इसके साथ ही हमारे देश का एक संविधान है और इस भाई केंद्र में हमारे अलग अलग से सर्वोच्च न्यायालय बना हुआ है, उसके साथ ही लगभग हिंदुस्तान में 25 लगभग राज्यों में एक या एक से अधिक राज्यों में एक उच्च न्यायालय तो जरूर बना ही हुआ है। तो ये भी बात है, तो ये भी केंद्र की और मतलब अपने क्या बात करती है, संघवाद की बात करती है। उसके बावजूद भी हमारा देश है एकात्मक संविधान की ओर आकर्षित होता है या संघात्मक होने के बावजूद भी हम ये कह सकते हैं केंद्र की ओर ज्यादा झुकाव रखता है। साथियों कैसे रखता है कि हमने अभी ये बात की थी कि भाई 7वीं अनुसूची में क्या है, तीन सूचियां हैं, इनमें सर्वाधिक विषय कौन से हैं, 97 विषय संघ सूची में, तो अर्थात केंद्र सरकार के पास है और महत्वपूर्ण विषय भी किसके पास है, केंद्र सरकार के पास। इसके साथ ही हम ये पढ़ते हैं कि समवर्ती सूची में कानून कितने 47, लेकिन विशेष जिस समय विवाद उत्पन्न हो जाएगा उस समय विशेष स्थिति में फाइनल निर्णय किसका होगा, केंद्र सरकार का, तो इसीलिए भी केंद्र की ओर झुकाव है। इसके साथ हम ये भी कह सकते हैं कि राज्यों में राज्यपाल के पद को लेकर भी वो भी केंद्र की ओर झुकाव, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति की 74(1) में आर्टिकल 74(1) में लिखा गया है कि ये संविधान के कहने के अनुसार क्या करेगा, कार्य मतलब है मंत्रिपरिषद की सलाह पर क्या करेगा, काम करेगा। तो ये भी बातें हैं साथियों। हम ये कहते हैं कि भारत में अलग अलग राज्यों में उच्च न्यायालय है, लेकिन उच्च न्यायालय होते हुए भी फाइनल निर्णय उच्च न्यायालयों के निर्णय को भी बदलने की क्षमता किसमें है, तो बदलने की क्षमता भी किसमें है साथियों, वो भी सर्वोच्च न्यायालय में है। तो ये भी बात हमें थोड़ी सी साथियों याद रखनी है। ठीक है, अब हम इस बात को अगर आगे बढ़ाएं तो जो हमारा ये जो संघवाद है, इसी संघवाद में आर्टिकल 371 दे रखा है, जिसके तहत जैसे नागालैंड वगैरह है उनको विशेष दर्जा दिया गया है और इसके साथ ही जो तमिलनाडु वगैरह है उनको भी कुछ ऐसे राज्य है जो जनजातीय क्षेत्र है या जो गरीब मतलब जिसकी अर्थव्यवस्था एकदम इतनी मजबूत नहीं है या जिनमें जनजाति लोगों में जिनकी संस्कृति का विकास इतना बेहतरीन नहीं हुआ है, उनको अनुच्छेद 371 के तहत विशेष दर्जों की श्रेणी में रख के भी उनका अलग से विकास करवाया जा रहा है। तो ये भी एक संघात्मक का ही उदाहरण है। अब साथियों इसी बात को हम जिस समय आगे बढ़ाते हैं तो अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं साथियों भाषा की। किसकी बात करते हैं, भाषा की। तो अगर भाषा की बात करें तो जैसे कि हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची, कौन सी अनुसूची साथियों, 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, 8वीं अनुसूची, और 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है, तो 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं, 22 भाषाएं। 22 भाषाओं में से एक हमारी क्या है, राज्य भाषा कौन सी है, हिंदी, राज्य भाषा हिंदी है। अब देखिए साथियों, एक प्रश्न यहां से बनेगा कि भारत में कितनी अनुसूचित भाषाएं हैं, तो 8वीं अनुसूची में होने के कारण जो 8वीं अनुसूची में लिखित भाषाएं हैं उन्हें अनुसूचित भाषाएं कहा जाता है। तो ये 22 क्या है, अनुसूचित भाषाएं। कभी कभार प्रश्न ये पूछा जा सकता है साथियों कि हिंदी के अलावा कितनी अनुसूचित भाषाएं हैं, तो हिंदी के अलावा 21 अनुसूचित भाषाएं, एक हिंदी है और इसके साथ 21 अन्य है, तो टोटल कुल मिलाकर कितनी है, 22 भाषाएं, अनुसूचित भाषाएं। इसके साथ साथियों याद रखना हमें कि जो 22 जो भाषाएं हैं अनुसूचित भाषाएं, वो कौन सी अनुसूची में लिखी गई है, वो 8वीं अनुसूची में। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है, भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य, बनने वाला राज्य, और बनने वाला राज्य का कौन सा है साथियों, आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य है, आंध्र प्रदेश। कब बना, 1953। कब बना, 1953 में। इसके साथ ही साथियों हमें यह भी याद रखना है कि भाषा के आधार पर राज्य बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। इसके आधार पर हमने एक मतलब राज्य पुनर्गठन आयोग का 1953 में गठन किया। उसने अपने 1 नवंबर 1956 को क्या दी, उसने अपनी सिफारिशें दी और उन्हीं सिफारिशों को हमने लागू कर दिया। आज हम ये बात करें साथियों तो लगभग 40% के आसपास लोग हैं जो अपनी मातृभाषा को हिंदी को मानते हैं, और अगर हम दूसरी या तीसरी भाषा को साथ में जोड़े तो लगभग हिंदुस्तान की 50% से भी कम ऐसी जनसंख्या है जो आज हिंदी को बोलती है या हिंदी भाषा को जानकार है, हिंदी भाषा की जानकार है। अंग्रेजी 0.02% लोगों की मातृभाषा है। तो ये स्थिति है, संस्कृत नगण्य हो गई है। तो ऐसी स्थिति ये है, तो हमें हिंदी को भी और क्या करना चाहिए साथियों, बढ़ावा देना चाहिए। ये तो अपनी भाषा के संदर्भ में। इसी के साथ ही विकेंद्रीकरण, भारत में विकेंद्रीकरण, और भारत में विकेंद्रीकरण की बात कब हुई साथियों, भारत में विकेंद्रीकरण, तो भारत में विकेंद्रीकरण है 73वां व 74वां संविधान संशोधन, 73वां व 74वां संविधान संशोधन। और ये संशोधन कब हुआ, 1992 और 93। किसकी, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी उस समय हुए। इसमें स्थानीय शासन, स्थानीय शासन, और इसमें है नगरीय शासन। 74 में कौन सा शासन है साथियों, नगरीय शासन, और इसे स्थानीय स्वशासन के नाम से
जाना जाता है। पंचायती राज वाला है स्थानीय स्वशासन। पंचायती राज की स्थापना जैसा कि हम पढ़ते हैं कि पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को की, कहा, नागौर में। अब देखिए स्थानीय शासन में क्या है, एक तो ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत 3 स्तरों पर दोनों को बांटा गया है। ग्राम पंचायत, ठीक है, पंचायत समिति, ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति, और पंचायत समिति के बाद कौन सी है भाई, अपने जिला परिषद या जिला पंचायत। इसे जिला परिषद भी कहा जाता है और जिला पंचायत भी कहा जाता है। ग्राम पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है साथियों, सरपंच। इसी के साथ ही समिति का मुखिया क्या कहलाता है, प्रधान। और इसी के साथ ही जिला परिषद का मुख्यालय या जिला पंचायत का मुख्यालय क्या कहलाता है, जिला प्रमुख। क्या कहलाता है साथियों, जिला प्रमुख। इसी के साथ ही इन्हें भी 3 भागों में बांटा गया, 74 विधान संशोधन, नगरीय शासन को भी। नगरीय शासन को कौन कौन से, तो एक तो यार नगर पालिका, कौन सा है, नगर पालिका, नगर निगम या नगर परिषद और नगर निगम। नगर परिषद और नगर निगम, ठीक है। तो नगर पालिका के अध्यक्ष को नगर पालिका अध्यक्ष, नगर परिषद के अध्यक्ष को सभापति और नगर निगम के अध्यक्ष को मेयर या महापौर। सबसे महत्वपूर्ण है नगर निगम। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि नगर निगम के अध्यक्ष को मेयर या महापौर कहा जाता है। आपको प्रश्न पूछेंगे नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है, या फिर ग्राम पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है। तो ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है साथियों, सरपंच होता है। इसी के साथ ही अगर हिंदुस्तान में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है तो वो है कौन सी, ग्राम सभा। हम स्थानीय स्वशासन का स्थापना तो कर चुके हैं, इससे बहुत बेहतरीन विकास भी हुआ है। इससे साथियों स्थानीय स्वशासन की विशेषता क्या है, तो इसमें विशेषता है तो सुनना। तो सबसे पहला तो ये है कि हमने स्थानीय स्वशासन को देते हुए या बढ़ावा देते हुए स्थानीय स्तर पर स्थानीय सरकार का गठन किया, जो देश के तीसरे स्तर की सरकार, और उसे संवैधानिक दर्जा दिया गया 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत। इसके साथ ही इसमें महिलाओं को 1/3 आरक्षित, मतलब सीटें आरक्षित की गई है, जिसके कारण लगभग आज है 10 लाख महिलाएं हैं वो स्थानीय स्वशासन के जरिए क्या है, अपने राजनीति के पद पर कार्यरत है अभी भी। अगर कुल बात करें हम तो लगभग 36 लाख ऐसे लोग हैं कि जो स्थानीय क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, अपना राजनीति में दबदबा जमाए हुए हैं। अगर हम इस बात को आगे बढ़ाएं तो साथियों इनमें भी SC ST OBC इन सब वर्गों को क्या किया गया, अलग अलग आरक्षण दिया गया है। और इसके साथ ही जो स्थानीय स्वशासन के चुनाव है वो राज्य चुनाव आयोग करवाएगा या राज्य निर्वाचन आयोग उनके लिए अलग होगा। इनके साथ ही प्रत्येक मतलब राज्य में अलग से 5 वर्ष के लिए राज्य वित्त आयोग की भी स्थापना की जाएगी। ये स्थानीय स्वशासन की अलग अलग विशेषताएं, ग्राम सभा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का क्या है, उदाहरण है। ये तो हो गया साथियों। अब हमें एक अगर हम बात करें तो ये बात कर सकते हैं कि भाषा के आधार पर हमने देखा आंध्र प्रदेश है। अगर संस्कृति, भाषा के अलावा हमारी संस्कृति है, संस्कृति की रक्षा करने के लिए अपने समुदाय के लिए ऐसे कौन से राज्य हैं जिनका अलग अलग गठन हुआ है, तो वो भी याद कर लेना साथियों। जैसे कि नागालैंड है, जैसे कि बिहार से अलग हुआ है झारखंड है, मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़ है। ये भाषा के आधार पर अलग नहीं हुए, ये है अपनी समुदाय की रक्षा के लिए, अपनी संस्कृति को अलग से बचाने के लिए इनसे अलग हुए। इसके साथ ही साथियों हमें ये भी देखना है कि जिस समय अपना अपने राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश 1 नवंबर 1956 को लागू की गई। उस समय 14 राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे, 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन इसके बाद में हम धीरे धीरे आज हम बात करते हैं वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो इनकी संख्या कैसे बढ़ी, कब बढ़ी, तो कुछ याद करना है हमें। जैसे कि 1959 में बंबई राज्य के 2 टुकड़े किए गए और क्या बनाया गया, महाराष्ट्र और गुजरात बनाया गया। इसके साथ ही 1966 में पंजाब के टुकड़े करके 3 भागों में बांटा गया, एक पंजाब, एक चंडीगढ़ और नहीं माफ कीजिए हरियाणा, और उसके साथ ही एक हिमाचल प्रदेश। आज भी हम देखते हैं कि चंडीगढ़ को लेकर विवाद हो रहा है, मतलब चंडीगढ़ गुजरात की भी अपने माफ कीजिए पंजाब की भी राजधानी है, और इसके साथ और किसकी भी राजधानी है अपने साथियों, तो वो हरियाणा की भी राजधानी है। तो ये भी थोड़ा सा याद करना। ये अपने संघीय शासन की बात करें या संघवाद की बात करें तो ये अपना संघवाद है। उसके बाद साथियों अगर हम बात करें तो वो बात आती है एक भारतीय संघ का, थोड़ा सा याद रखना। राज्य में राज्यपाल का पद संवैधानिक पद है और केंद्र में संवैधानिक पद किसका है, राष्ट्रपति का। लेकिन वास्तविक शक्तियां किसके पास है, केंद्र में प्रधानमंत्री के पास है और राज्य में किसके पास है, मुख्यमंत्रियों के पास है। ये केंद्र और राज्य के मध्य संबंध, प्रारंभ में केंद्र और राज्य के मध्य संबंध ठीक थे, लेकिन फिर 1970 मतलब अपने 1960 के दशक के बाद धीरे धीरे स्थिति बदलने लगी और उसमें केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद बढ़ने लगे। जैसे कि आज भी भाषा को लेकर है, आज भी केंद्र के द्वारा आर्टिकल 356 का प्रयोग किया जाना बार बार, जिसमें राज्य में संवैधानिक आपातकाल लगाया जा सकता है।
तो राज्य में राष्ट्रीय आपातकाल लगाना वगैरह, राज्यों की सरकारों को भंग करना, ये स्थिति आ गई। लेकिन 1990 के दशक के बाद साथियों ये स्थिति ठीक परिवर्तन आई है और केंद्र और राज्य के मध्य संबंध में थोड़े से सुधार हुए, क्योंकि फिर 1990 के से लगाकर लगभग 2014 तक किसी भी सरकार को पूर्ण स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। गठबंधन की सरकारें बनी, जिसके कारण विभिन्न क्षेत्रीय दलों का भी प्रभाव बढ़ा और उनके साथ सरकारें सभी दलों को लेकर, सभी लोगों की, सभी राज्यों की विचारधाराओं को लेकर चलने में सक्षम हुई। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि केंद्र और राज्य के संबंध पहले की अपेक्षा बेहतर है, लेकिन अभी भी सुधार की क्या है साथियों, आवश्यकता है। देखिए, अब हम आगे देखते हैं। अगला पार्ट है साथियों लोकतंत्र और विविधता। अब देखिए, लोकतंत्र और विविधता की बात हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पाठ में एक उदाहरण दिया गया है कि किस प्रकार लोगों के साथ, अश्वेतों के साथ भेदभाव किया गया। अमेरिका का एक अश्वेत आंदोलन दिया गया है, 1966 से लगाकर 1975 तक हुआ था। या रंगभेद आंदोलन दिया गया 1900 मतलब अपने वो भी लगभग 1960 के दशक का ही है। तो उसमें आपको पता है मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नेतृत्व में आंदोलन चलाया गया और अंततः उस आंदोलन में वे लोग क्या हुए, सफल हुए। इसके साथ ही एफ्रो अमेरिकन कहते हैं। एफ्रो अफ्रीकन किसे कहते हैं कि ऐसे लोग जो 17वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य वहां गुलाम बनकर काम कर रहे थे या अश्वेत लोग थे, उनको क्या कहा जाता है अमेरिका वगैरह में, एफ्रो अमेरिकन। हम ये स्मिथ के बारे में पढ़ते हैं, हम यहाँ नॉर्मन के बारे में देखो, एक तो स्मिथ है, स्मिथ, और एक क्या है साथियों, कार्लोस, और इसके साथ ही एक कौन है, नॉर्मन। ठीक है, ये तीनों है। इन्होंने क्या, स्मिथ और कॉर्लेस ने कांस्य पदक जीता 1800, मैक्सिको में है साथियों ये, मैक्सिको, कहाँ, मैक्सिको। और मैक्सिको में 1968 में ओलंपिक चल रहे थे। उन ओलंपिक में स्मिथ ने क्या जीता, गोल्ड मेडल। कौन सा मेडल, गोल्ड मेडल। और इसके साथ ही जो कॉर्लेस ने जीता, वो अपने जीता कांस्य पदक। ठीक है, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, इन्होंने कांस्य पदक जीता, नॉर्मन ने भी रजत पदक मतलब पदक जीता। तो अब देखिए, इन दोनों ने क्या किया, ये दोनों अश्वेत थे, तो इन्होंने क्या किया, अपने बंद मुट्ठी करके, ये अश्वेतों की शक्ति का बंद मुट्ठी है, वो अश्वेतों की शक्ति का या अश्वेतों की एकता का प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसके साथ ही नॉर्मन ने भी इनका क्या दिया, साथ दिया। साथियों हम ये भी पढ़ते हैं इसमें कि स्मिथ और कॉर्लिस इन दोनों ने क्या किया, एक ने तो अपने हाथ मतलब दुपट्टा रखा और एक ने क्या कर दिया, काले मनकों की माला पहन दी, और दोनों अपने मुंह नीचे करके क्या कर रहे हैं, जिस समय ईमान के लिए या इन्हें पुरस्कृत करने के लिए वहां भेजा बुलाया जाता है, तो उस समय वो अपना अश्वेत ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर इतना अत्याचार क्यों हो रहा है। तो इनके बारे में यहाँ क्या है, दिखाया गया है। नॉर्मन ने इसका साथ दिया, तो इसके कारण नॉर्मन एक ऑस्ट्रेलिया का धावक है और इसीलिए इसे ओलंपिक से बाहर भी कर दिया गया। शुरुआत में इनको कीमत चुकानी पड़ी, इनको भी दोनों को प्रताड़ित किया गया। ये 1968 की बातें हैं। अमेरिका जैसे विकसित देशों में, साथियों हम ये जानते हैं कि अमेरिका जैसे विकसित देशों में राष्ट्रपति अश्वेत अगर कोई पहला राष्ट्रपति बनता है तो वो 2009 में बनता है, बराक ओबामा, जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए। हम ये जरूर देखते हैं साथियों कि 1789 में जिस देश का संविधान बनकर तैयार हो जाता है और 4 मार्च 1789 को पूर्ण तरीके से लागू हो जाता है, उस देश में अश्वेतों वाली स्थिति को समाप्त करने के लिए 2009 तक का समय आ जाता है। यानी कि देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होने वाला व्यक्ति 2009 में अगर कोई अश्वेत बनता है, तो इसलिए विचारणीय विषय, सोचनीय विषय। इसीलिए तो नॉर्मन ने क्या किया, ये नॉर्मन श्वेत था, उसके बावजूद इन्होंने स्मिथ और कार्लिस दोनों का क्या किया, साथ दिया। इसका साथ देने का कारण ये था कि ताकि इनको भी, ये भी हमारे भाई है, इनको भी समानता का अधिकार दिया जाए, इनके साथ जो भेदभाव हो रहे हैं उस भेदभावों को समाप्त किया जाए। हमारी पुस्तक ये भी बताती है 2006 में जिस समय नॉर्मन की मृत्यु हुई थी साथियों, उस समय इसकी अर्थी को कंधा देने वाले कौन थे, स्मिथ और कॉर्लिस थे। इसके साथ ही अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया के जो विश्वविद्यालय वगैरह है, उनमें भी नॉर्मल की मूर्तियां वगैरह आज भी लगाई गई है, इन्होंने किस तरीके से बात की। अब देखिए साथियों, हमारे यहाँ पर अधिकांश जो सामाजिक भेदभाव है, अधिकांश सामाजिक भेदभाव, अधिकांश सामाजिक भेदभाव किसके ऊपर होते हैं साथियों, सामाजिक भेदभाव जन्म के आधार पर होते हैं। किसके आधार पर, जन्म पर आधारित। एक नंबर का प्रश्न बन सकता है साथियों, अधिकांश सामाजिक भेदभाव किस पर आधारित होते हैं, तो जन्म पर आधारित होते हैं। अब देखिए, जन्म पर आधारित होते हैं, तो हम इस बातों को, हम ये सामाजिक भेदभाव कैसे या सामाजिक भेदभाव किसे कहते हैं, तो किसी विशेष वर्ग या समूह में या समाज में होने वाले भेदभाव, जैसे स्त्री पुरुष के मध्य भेदभाव हो सकते हैं, किसी उच्च वर्ग और निम्न वर्ग को लेकर भेदभाव हो सकते हैं, काले गोरे को लेकर भेदभाव हो सकते हैं। ये सभी भेदभाव किस में आएंगे, सामाजिक भेदभावों में आएंगे। मतलब एक समाज में होने वाले भेदभाव है वो सामाजिक भेदभाव, और ये लगभग किसके आधार पर होते हैं, ये लगभग अपने जन्म के
आधार पर होते हैं। इसके साथ ही साथियों समानता क्या है, असमानता क्या है और इसके साथ विभाजन क्या है। जिस समय विभिन्नताओं अगर को हम किसी भी क्षेत्र की बात करें साथियों, तो उस समय हमें ये देखना ज़रूर चाहिए कि जो सामाजिक विभाजन है वो जन्म के आधार पर होते हैं। अब क्या करते हैं कि इसमें भी समानताएँ भी होती है, असमानताएँ भी होती है और इसके साथ क्या होते हैं साथियों, हम अगर लैंगिक भेदभाव की बात करें तो भी होगी, लेकिन लैंगिक भेदभाव की बात हम अपने अगले पाठ में करेंगे। अब जैसे कि हम बात करते हैं कि जैसे ये सामाजिक भेदभाव है, तो सामाजिक भेदभाव में जैसे समानता कैसे है कि मान लो एक ही वर्ग के लोग हैं या एक ही धर्म के लोग हैं या एक ही समूह के लोग हैं, तो उन लोगों को हमेशा क्या उन लोगों की एक राय होगी, एक मत होंगे और उनको एक साथ बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। या उच्च वर्ग समाज में भी जो उच्च श्रेणी के लोग हैं, उनको मतलब उनकी लगभग विचारधारा वे सब एक साथ में मिलकर चलेंगे और निम्न वर्ग है, वे भी अलग होकर अपने मतलब उनको दबाकर भी वे भी क्या करेंगे आखिरकार समूह बनाकर वे भी अपने एक साथ चलेंगे। तो ये क्या है साथियों, जो सामाजिक विभाजन है, इनको धीरे-धीरे क्या मिल रहा है कि सामाजिक जो भेदभाव है जिसके कारण सामाजिक विभाजन की स्थिति बनती है और यही सामाजिक विभाजन हम बात करें तो आगे जाकर देश के विभाजन में भी परिणति हो जाती है। इसका हम उदाहरण जैसे संप्रदाय के उदाहरण के बारे में हम पढ़ेंगे तो 1947 में किस प्रकार तो जो सांप्रदायिक विभाजन है यानी कि हिंदू मुस्लिम जो हमारा मध्य का जो भेदभाव था वो आखिरकार देश के 2 टुकड़े कर देता है। एक पाकिस्तान बनाता है तो एक किसे बनाता है साथियों? हिंदुस्तान को बनाता है। इसके साथ ही हम ये भी है कि जैसे आयरलैंड में है तो आयरलैंड में भी 2 धर्मों के लोग रहते हैं प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। तो कैथोलिक वहाँ पर क्या है गरीब है तो प्रोटेस्टेंट क्या है वहाँ पर अमीर है। तो उसी प्रकार आखिरकार ग्रेट ब्रिटेन का उनके ऊपर कब्जा कर लिया जाता है, उनके ऊपर उनको दबा लिया जाता है। लेकिन वहाँ तो ये विवाद समाप्त हो जाता है लेकिन नीदरलैंड जैसे राज्यों में ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पर बहुत दिक्कतें आती है। हमने बेल्जियम में भी पढ़ा था किस प्रकार धीरे-धीरे वो भाषा आधारित जो भेदभाव थे, उन भेदभावों को हमने क्या कर दिया, धीरे-धीरे समाप्त कर दिया। अब इस पाठ का सबसे महत्वपूर्ण सवाल अगर देखा जाए साथियों, तो वो है सामाजिक भेदभावों के कितने आयाम हैं? तो सामाजिक भेदभावों के कितने आयाम हैं साथियों? 3 आयाम हैं और उन 3 आयामों में से सबसे पहला आयाम है, वो ये आयाम है कि लोग खुद अपने आप को क्या मानते हैं? सामाजिक भेदभाव के आयाम। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ सामाजिक भेदभाव के आयाम। सामाजिक भेदभावों के आयाम कौन-कौन से हैं? जिसमें पहला आयाम है, पहला क्या है? लोगों को या लोग अपने आप को विशिष्ट मानते हैं, अपने आप को विशिष्ट मानते हैं। अब अपने आप को विशिष्ट कैसे मानते हैं? विशिष्ट या बेहतर मानते हैं या हम यही कहते हैं विशिष्ट मानते हैं। अब अपने आप को लोग विशिष्ट कैसे मानते हैं ये थोड़ा-सा ठीक ढंग से सुनिएगा। जैसे कि साथियों हम एक बात करें कि हमारे समाज में भी हम पहले क्या करते हैं अपने समाज की बात करते हैं, फिर अपने धर्म को बढ़ावा देते हैं, अपने धर्म की बात करते हैं, फिर अपने राज्य की या अपने जिले से होते हुए अपने राज्य की और उसके बाद क्या करते हैं देश की बात करते हैं। तो व्यक्ति सबसे पहले अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने का प्रयास करता है। तो जब तक हम अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने का प्रयास करेंगे तब तक सामाजिक भेदभाव बढ़ेगा, कम नहीं होगा। दूसरा कारण है साथियों कि सरकार सामाजिक भेदभाव की स्थिति को किस प्रकार लेती है? सरकार किसी विशेष समाज के साथ किस प्रकार का व्यवहार करती है? ये भी सामाजिक भेदभाव का क्या है? आयाम है। सरकार का नज़रिया, सरकार की विचारधारा कह सकते हैं हम या नज़रिया कह सकते हैं, सरकार का नज़रिया। ठीक है? और तीसरा हम कह सकते हैं कि सरकार का रूप कैसा है? सरकार का अब देखिए सरकार का रुख साथियों हम इसमें ये भी देखते हैं कि अगर मान लो सरकार सभी समाज के सभी वर्गों को लेकर साथ चलती है इसका मतलब सरकार ठीक कर रही है। सरकार इसके साथ ही ये भी अब बात कर सकते हैं कि सरकार बहुसंख्यकों को छोड़कर अल्पसंख्यकों के प्रति थोड़ी सी संवेदनशील है इसका मतलब ये भी ठीक है कि सरकार अपना ठीक शासन स्थापित कर रही है, ठीक चला रही है। लेकिन जिस समय सरकार किसी एक समाज के पक्ष में एक समाज के प्रति अपना थोड़ा ज्यादा ही झुकाव ले या एक समाज को लेकर अपनी बात ज्यादा ही करे तो उस समय भी वो सामाजिक भेदभावों को क्या करती है? बढ़ावा देने का कार्य करती है। तो ये सामाजिक भेदभाव के 3 आयाम हैं, इनको भी ठीक ढंग से याद रखना। अगर बड़ा क्वेश्चन बना तो सामाजिक भेदभाव के आयाम कौन-कौन से हैं? तो वो भेदभाव के आयाम है लोग अपने आप को विशिष्ट मानते हैं, मतलब लोग अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। दूसरा सरकार का नज़रिया उसके ऊपर कैसा है?
और इस मतलब उन बातों पर, और तीसरा सरकार का रुख क्या है कि वो किसी एक समाज के ऊपर अपने अनुसार कार्य करते हैं या सभी वर्णों को या सभी समाज के लोगों को एक साथ चलाकर अपना काम करते हैं या शासन चलाते हैं। अगला जो साथियों हम बात करेंगे, वो हम बात करेंगे अपने किन की, तो वो बात करेंगे, आप सबको पता होगा साथियों कि अगर हम हमारे देश की बात करें या विश्व के अन्य देशों की बात करें, हर एक देश में ये भेदभाव होते ही रहते हैं। तो हम आज बात करेंगे एक तो जातिवाद आधारित भेदभाव, यानी कि जाति में राजनीति की स्थिति क्या है और राजनीति में जाति की स्थिति क्या है। इसके साथ ही हम धर्म की बात करेंगे, धर्म, और इसके साथ ही हम वह लैंगिक मसले। ठीक है साथियों, लैंगिक मसले। अब हम सबसे पहले लेते हैं साथियों लैंगिक मसले। क्या है लैंगिक मसले? हम साथियों ये बात करते हैं, लैंगिक मसलों का मतलब होता है कि हम ये बात करते हैं कि हमारे समाज में भी स्त्री और पुरुष, इनमें आज भी भेदभाव है। जैसे बालक और बालिका में भी आज भी भेदभाव है। हम कैसे देख सकते हैं साथियों इन बातों को? तो जैसे कि हम सबको पता है कि हम खुले तरीके से बात करते हैं, भारतीय संविधान का आर्टिकल 39 कहता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, उसके बावजूद भी महिलाओं को पुरुषों की आवश्यक तुलना में कम वेतन दिया जाता है। हम ये भी देखते हैं, स्कूलों में देखते हैं, तो स्कूलों में आज भी यही स्थिति है, या सरकारी विद्यालयों में आज भी यही स्थिति, या प्राइवेट विद्यालयों में, जिस निजी विद्यालय किसी की बात करें तो ये यही स्थिति है कि महिलाओं की संख्या धीरे-धीरे कम हो रही है। मतलब बालिकाओं की संख्या कम है और बालकों की संख्या अधिक है। ये भी बात जन्म पर ही निश्चित करती है, तय करती है। हम ये भी पढ़ते हैं कि कुछ लोग एक बालकों को अधिक मतलब बालकों पर अधिक खर्चा करते हैं और पुरुषों महिलाओं पर कम खर्चा करते हैं या बालिकाओं पर कम खर्चा करते हैं, क्योंकि हमारा समाज एक पितृ प्रधान समाज है। पितृ प्रधान समाज होने के कारण हम पुरुष को क्या करते हैं, ज्यादा महत्व देते हैं, जिसके कारण नारियों को अपने अधिकारों की मांग के लिए, अपनी संस्कृति, अपनी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उन्हें नारी मतलब आंदोलन करना पड़ता है, अपना हक मांगना पड़ता है। ऐसे हकों को नारीवादी आंदोलन कहते हैं। जिन आंदोलनों के माध्यम से नारियां या महिलाएं अपना हक मांगती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है साथियों? नारीवादी आंदोलन। हमें इनके साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए, हम ये मानते हैं कि हिंदुस्तान 1947 में आजाद हुआ, 25 जनवरी 1950 को हमारा निर्वाचन आयोग का गठन कर लिया, उसके बावजूद हम इस दिन को मतदाता के तौर पर मनाते हैं। हमारा संविधान खुले तरीके से कहता है 18 वर्ष का कोई भी महिला या पुरुष, उन सबको क्या है, नागरिकता मतलब एक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मत देने का अधिकार है। लेकिन हम ये बात करते हैं साथियों, इंग्लैंड जैसे देशों में 1928 तक महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया, इससे पहले नहीं। तो ये सारी कहीं न कहीं घटनाएँ हमें लैंगिक असमानता के बारे में या लैंगिक मसलों के बारे में या लिंग के आधारित भेदभाव के बारे में ज़रूर बताती है। ये तो है साथियों, हम सामान्य तरीके से अपनी बात करें तो। इसके साथ हम ये भी पढ़ते हैं, कन्या भ्रूण हत्या वगैरह है, ऐसी भी कंडीशन है। इसके साथ ही हम घर में भी कामकाजी देखते हैं कि अगर हम छोटा-सा उदाहरण दें तो साथियों, हम अपने परिवार की बात करें तो मम्मी और पापा दोनों सुबह और शाम साथ में बराबरी काम करते हैं लगभग खेतों में। लेकिन जिस समय शाम को पिताजी घर पे आते हैं तो चुपचाप मतलब अपनी चारपाई पे बैठ जाते हैं या अपनी अथाई में चले जाते हैं। माता को अतिरिक्त समय देकर भोजन बनाना पड़ता है। तो इसलिए आज भी हमारे समाज में पुरुषों से लगभग 1 घंटा ज़्यादा कौन कार्य करती है? महिलाएँ, फिर भी उसके कार्य की वैल्यू नहीं है। आज भी हम आय प्रमाण पत्र की बात करते हैं तो भी पुरुषों का नाम सबसे पहले आता है। आय में पुरुषों की आय गिनी जाती है। तो हम ये सारी की सारी स्थितियाँ ये लैंगिक विभाजन की ही बात कर लिंग भेदभाव की ही बात करती है। अब राजनीति में कैसे है साथियों? तो हम ज़रूर देखते हैं कि राजनीति में लैंगिक मसले। अब राजनीति में लैंगिक मसले की बात करें तो उसमें साथियों हम देखते हैं कि किस प्रकार हमारे देश में अगर 2019 का चुनाव, लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में 2019 लोकसभा चुनाव में जो महिलाओं की जो अभी जो मत प्रतिशत सीटें वो 14.36% है। मतलब 14.36% महिलाओं को क्या मिली है, प्रतिनिधित्व मिला है। और इसके साथ ही हम राज्यों की बात करें तो राज्यों में 6% से भी कम, राज्यों में 6% से भी 6% से भी कम। ठीक है साथियों, सभी राज्यों की बात करें और इस तो 6% से भी कम मिली है। इसके साथ अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 200 विधानसभा की सीटें हैं, उसके बावजूद 25 केवल और केवल महिलाएं। बाकी राज्यों की तुलना में राज्य ठीक है राजस्थान, लेकिन हम ये बात कर सकते हैं कि मतलब है कि अब एक महिलाओं की स्थिति को सुधार करने के लिए ये प्रयास किए गए हैं कि महिलाओं की लोकसभा के चुनाव में या विधानसभा के चुनाव में इनकी स्थिति को बढ़ाया जाए। जैसा कि हम इस अभी पढ़ा था 73वें और 74वें संविधान संशोधन में महिलाओं को 1 तिहाई आरक्षण दिया गया स्थानीय स्वशासन में।
तो ऐसी की ऐसी बात महिलाओं नारीवादी आंदोलनों के प्रवर्तकों ने कहा है कि हमें महिलाओं की इन बातों को मतलब समान प्रतिनिधित्व देने के लिए आधा नहीं तो कम से कम 1/3 तो देना ही चाहिए और ऐसा बिल लाया भी गया है, लेकिन 10 वर्ष से ज़्यादा समय हो गया, वो अभी भी क्या नहीं हुआ साथियों, पास ही नहीं हुआ, वो अभी भी वहीं संसद में ही पड़ा है। तो हम इन स्थितियों को देखते हैं साथियों, तो हम ये ज़रूर देखते हैं कि आज होने वाले महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। अब महिलाओं को इन अत्याचारों की समाप्ति या लिंग भेद की समाप्ति हम अगर करना चाहते हैं, तो महिलाओं को निश्चित प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता है और निश्चित प्रतिनिधित्व तभी दिया जा सकता है जब महिलाओं को अपनी बात रखने का मतलब अधिकार हो। इसके साथ ही साथियों हम ये भी मानते हैं कि स्थानीय स्वशासन में भले ही 1/3 आरक्षण महिलाओं को दे दिया गया हो, इसके बावजूद भी कोई भी महिला सरपंच है, तो उनका या महिला प्रधान है या महिला जिला प्रमुख है, तो हम मतलब जिला प्रमुख में तो थोड़ी बड़ी आ जाती है, उस समय वो समझदार होती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी ऐसी स्थिति है कि महिला सरपंच है, उनका काम सरपंच प्रतिनिधि करता है, मतलब सरपंच उस महिला का पति ही काम करता रहता है, पुरुष ही काम करता रहता है। क्योंकि समाज आज का जो ग्रामीण समाज है, वो आज भी महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों को बेहतर अधिकार देता है। तो ये थोड़ा-सा साथियों हमें क्या करना है, यहाँ पर राजनीति के संदर्भ में, राजनीतिक लैंगिक मसलों के संदर्भ में याद रखना है। अब साथियों अगली बात है जाति की। तो केवल जाति पर आधारित केवल और केवल देखो भेदभाव दुनिया के हर एक देशों में होते हैं, लेकिन जाति आधारित भेदभाव है वो सर्वाधिक कहाँ होते हैं? या जाति आधारित भेदभाव केवल और केवल हिंदुस्तान में ही होते हैं, जाति आधारित भेदभाव। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वे कौन से भेदभाव जो केवल और केवल हिंदुस्तान में होते हैं या खाली जगह में पूछे जा सकते हैं, तो जाति आधारित भेदभाव है वो कहाँ होते हैं? हिंदुस्तान में होते हैं। अगर साथियों इनकी बात करें जैसे नॉर्डिक वगैरह देश है जितने भी जो स्वीडन वगैरह ने उनमें महिलाओं की स्थिति का अनुपात अच्छा है प्रतिनिधित्व का मतलब राजनीतिक दलों में भी वो अच्छी भूमिका निभाती है। हमारे देश में भी ठीक है, हम ये बात कर सकते हैं कि लेकिन आज भी जिस समय परीक्षाओं का परिणाम आता है उस समय महिलाएं ठीक प्रदर्शन करती है। उसके साथ ही आईपीएस, आईएएस, आरएएस, आरपीएस ऐसी ऊंची पोस्टों में या प्रधानमंत्री है या लोकसभा स्पीकर है या मुख्यमंत्री है, ऐसी स्थितियों में भी महिलाएं पहुंची है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके मंत्रिमंडलों में जैसे इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही है, तो उस समय मंत्रिमंडलों में पुरुषों की प्रधानता रही है, पुरुष बहुत ज्यादा रहे थे। वसुंधरा राजे जिस समय अपने मुख्यमंत्री थी राजस्थान की, उस समय भी पुरुषों का जो मंत्रिमंडल में जो मतलब संख्या थी वो अधिक थी। तो ऐसा कहने का मतलब है कि ये स्थिति है, इस स्थितियों में सुधार लाने के लिए महिलाओं को और आगे बढ़ाने के लिए इनके प्रतिनिधित्व को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। जैसे अमेरिका, उत्तरी और दक्षिण अमेरिका जैसे देश है, उनमें भी लगभग 30% के आसपास महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया है। लेकिन हिंदुस्तान की बात करें तो मात्र 14% के आसपास है, ऐसा प्रतिनिधित्व दिया गया है महिलाओं का। ये 2019 के आंकड़े हैं। अब साथियों बात करें धर्म की या फिर धर्म को लेते हुए हम बात करें सांप्रदायिकता की। सबसे पहले साथियों सांप्रदायिकता क्या है? सांप्रदायिकता है किसी राज्य द्वारा किसी एक विशेष धर्म को बढ़ावा देना और दूसरे धर्म को हीन दृष्टि से देखना, ये दृश्य है या ये स्थिति क्या कहलाती है? सांप्रदायिकता कहलाती है। और सांप्रदायिकता से देशों का विभाजन भी होता है, देश टूटते भी है, जैसे कि हम हिंदुस्तान का भी उदाहरण देते हैं कि 1947 के समय हमारे देश में भी सांप्रदायिक दंगे हुए और इन्हीं सांप्रदायिक दंगों के कारण क्या हो गया साथियों कि देश 2 भागों में विभाजित हो गया। अब इसमें क्या होता है बहुसंख्यकों के द्वारा अल्पसंख्यकों को दबाया जाता है। सांप्रदायिकता के में बात करें तो हम 2011 के आसपास की बात करें तो उस समय वर्तमान में 79.8% तो हिंदू है भारत में और इसके साथ ही लगभग 14.2 के आसपास कौन है? मुस्लिम है। कौन है साथियों? तो ये हिंदू है और ये कौन है? मुस्लिम। और बाकी वाले जो है वो अन्य है, वो अपने किसमें है? जो अन्य धर्म है वो भी हिंदुस्तान में रहने वाले हैं। अब जो अल्पसंख्यक है, हम अल्पसंख्यकों के बारे में बात करें तो 2002 का गुजरात वाला गोधरा कांड हमें याद आता है। और इसके साथ ही ऐसी बहुत सारी विचारधाराएं या बहुत सारी बातें हैं कि जिसके आज भी क्या होता है साथियों कि जिस समय हम धर्म की बात करते हैं या संप्रदाय की बात करते हैं, तो पर्सन क्या पूछा जाएगा कि यहाँ से पर्सन यही हमें पूछा जाएगा कि सांप्रदायिकता से क्या तात्पर्य है? तो सबसे पहले सांप्रदायिकता से तात्पर्य यही है साथियों कि जब राज्य जब किसी एक धर्म को क्या करता है कि विशेष तरीके से एक धर्म को बढ़ावा देता है या एक धर्म को लेकर बात करना शुरू कर लेता है और दूसरे धर्म की बातों को दबाने लगता है, तो उस समय वो स्थिति सांप्रदायिकता की होगी। इसके साथ महिलाओं में हम एक और बात करें साथियों, तो जैसे लिंगानुपात भी घटा हुआ है, हरियाणा है, बंगाल है, उसमें
बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष आयु वाले बालकों का लिंगानुपात 850 से भी कम हो गया। इसके साथ ये भी पढ़ते हैं कि भारत का जो 2011 की जनगणना के अनुसार जो लिंगानुपात है वो भी 919 तक सीमित है। इसके साथ हम ये भी पढ़ते हैं साथियों, जो पढ़ने वाले बच्चों की संख्या है, वो साक्षरता की संख्या है, वो भी हम बात करें मतलब पूरे भारत की तो 54% बच्चियां बालिकाएं साक्षर है और 76% कौन है तो बालक है। तो ये भी अनुपात ठीक तरीके से मतलब बराबर समानता को नहीं दर्शा रहा है। अब साथियों हम बात करें कि हमने जैसे कि सांप्रदायिकता के तौर पर या सांप्रदायिकता के बारे में पढ़ा। अब सांप्रदायिकता में क्या है साथियों की सांप्रदायिकता को बढ़ावा कैसे मिलता है? अब सबसे पहली बात है सांप्रदायिकता को जब राज्य किसी एक धर्म को विशेष क्या करता है बल देता है तो उस समय सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलता है। दूसरा है कि राज्य में जो बहुसंख्यक है उनकी बातों को मान ले अगर सरकार या किसी जैसे में कोई मतलब चुनाव वगैरह है तो चुनाव में किसी एक धर्म को केंद्रित बनाकर या जिस धर्म के ज्यादा लोग हैं या सर्वाधिक लोग हैं उस धर्म को केंद्रित बनाकर या केंद्र में लेकर अगर कोई सरकार या अगर कोई पार्टी अपना प्रचार करती है तो उस समय ऐसी स्थिति में भी सांप्रदायिक स्थितियां बढ़ती रहती है। इसके साथ ही साथियों ये है कि अल्पसंख्यक बहुसंख्यक समुदाय के द्वारा अल्पसंख्यकों को दबाना भी एक प्रकार का क्या है, ये भी सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का कारण है। और कभी-कभार क्या होता है कि ये राजनीति वाले जितने भी लोग हैं वो क्या करते हैं कि किसी अपने धर्म गुरुओं के आधार पर या फिर हम ये कह सकते हैं कोई भावनाओं के आधार पर मतलब ये अपील करते हैं कि ये अपने धर्म का व्यक्ति है, इसे क्या देना चाहिए, मत देना चाहिए। तो इन सारी स्थितियों में सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलता ही मिलता है। अब देखिए साथियों धर्मनिरपेक्ष शासन क्या होता है? ठीक है साथियों, ये तो सांप्रदायिकता है। अब एक धर्मनिरपेक्ष शासन, हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष देश है या पंथ निरपेक्ष देश है? हम ये कहें कि हिंदुस्तान एक पंथ निरपेक्ष देश है तो उपयुक्त रहेगा। लेकिन हम अभी उस मैराथन की ओर चल रहे हैं कि हमें परीक्षा की दृष्टि से देखना है। तो धर्मनिरपेक्ष शासन किसे कहते हैं साथियों? ये धर्मनिरपेक्ष शासन क्या है कि वो देश या उस कोई भी देश वो अपना शासन इस तरीके से करे कि किसी भी राज्य का किसी किसी भी उस राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। जैसे भारत में धर्मनिरपेक्ष शासन की बात करें तो भारत का कोई भी राज्य धर्म नहीं है। उसके बावजूद अपने पाकिस्तान की बात करें तो इस्लाम है पाकिस्तान का राज्य धर्म। इसके साथ हम बात करें अन्य देश की जैसे श्रीलंका की है तो वहाँ बौद्ध है उनका राज्य धर्म। ऐसे ही अलग-अलग बहुत सारे देश हैं उनके अलग-अलग क्या है साथियों राज्य धर्म है। हम बात करें अगर किन्हीं अन्य की इंग्लैंड की तो इंग्लैंड में भी अलग से कौन सा धर्म है साथियों? ईसाई धर्म है। धर्मनिरपेक्ष शासन क्या होता है कि धर्मनिरपेक्ष शासन वो शासन व्यवस्था है जिसमें राज्य का कोई भी एक धर्म नहीं हो। नंबर 2 राज्य सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखेगा। नंबर 3 राज्य में जो धर्म की अल्पसंख्यक है मतलब जो धर्म अल्पसंख्यक है या जिनके धर्म अनुयायियों की संख्या कम है उनके संदर्भ में विशेष अपना थोड़ा-सा क्या करेगा ध्यान रखेगा। तो ये धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में धर्म के विचार है। अब साथियों इसके साथ ही धर्मनिरपेक्षता की बात करते-करते हम जिस समय आगे बढ़े तो उस समय हमारी बात आती है जाति की। अब है कि जाति राजनीति में किस प्रकार राजनीति में जाति की क्या भूमिका है? तो हम साथियों देख सकते हैं कि राजनीति में जाति तो क्या होता है कभी-कभार कि हमारे देश ये जो जाति वाली है या वर्ण व्यवस्था वाली है, ये बात हमारे देश में ही है। हम हमारा अगर प्राचीन साहित्य पढ़ते हैं तो उसमें भी बताया जाता है पहले कि सबसे जो श्रेष्ठ जाति थी वो ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय, क्षत्रिय के बाद वैश्य और वैश्य के बाद शूद्र, उन्हें निम्न जाति माना जाता था। आज भी समाजों में दलित को निम्न माना जाता है, गरीब माना जाता है, ऐसी आज भी स्थिति है हिंदुस्तान में। और बहुत सारी ऐसी चीजें हमें देखने को भी जाति आधारित भेदभाव हमें ग्रामीण स्तरों पर खुले तरीके से देखने को मिलती है। भले ही सरकार का प्रयत्न रहा हो, भले ही समाज का प्रयत्न रहा हो, भले ही संविधान का प्रयत्न रहा हो, हर एक व्यक्ति लगातार प्रयत्न कर रहा है, लेकिन अभी भी हमें इन प्रयत्न को और बढ़ावा देना चाहिए और जनता को जागरूक करना चाहिए जिससे कि सबसे महत्वपूर्ण जाति आधारित भेदभाव तभी समाप्त होंगे जब जनता जागरूक होगी, जनता स्वयं मतलब जागरूक होगी। अब हम बात करते हैं कि राजनीति में जाति की भूमिका। कभी-कभार क्या होता है साथियों वोट बैंक की राजनीति अपनाई जाती है कि जिस इलाके में ज़्यादा जाति के लोग होते हैं और तो उस इलाके में उसी जाति का क्या कर लिया जाता है कैंडिडेट खड़ा कर लिया जाता है, तो जिससे कि जाति को बढ़ावा मिलता है। दूसरी बात मतलब जाति में राजनीति की भूमिका अदा हो जाती है। दूसरी बात ये करते हैं कभी-कभी कोई भी व्यक्ति खड़ा होता है मतलब राजनीतिक प्रतिनिधि कोई खड़ा होता है तो उस क्षेत्र में जो जाति जिसकी संख्या ज़्यादा है तो वो उसकी ओर ज़्यादा झुकाव हो जाता है। तो उस समय भी ये स्थितियाँ बनती है कि राजनीति में जाति का क्या दिखाई देने लगता है, प्रभाव दिखाई देने लगता है। इसके साथ ही ये बात होने के बावजूद भी हम इन तथ्यों को स्वीकार तो नहीं कर सकते कि ऐसा होता है। कैसे साथियों? जैसे कि एक किसी निश्चित क्षेत्र है, उसमें किसी
इतना ज़रूर तय है कि बहुसंख्यक या इतने इतने अधिक संख्या एक ही जाति की नहीं हो सकती जिससे कि एक उनका प्रतिनिधि जीत जाए। दूसरी ये भी बात हम कर सकते हैं कि जिस जगह पर उस जाति का मान लो बीजेपी पार्टी वो अपना मान लो कि हमारा इलाका या देचू इलाके में बीजेपी है, तो बीजेपी या फिर हम ये बात कर सकते हैं हमारा लोअर जो अपन विधानसभा क्षेत्र लगता है, उसमें विष्णुई ज़्यादा है उदाहरण के तौर पर या फिर मेघवाल ज़्यादा है उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं मेघवालों का। तो अगर मेघवाल ज़्यादा है उदाहरण के तौर पर देखते हैं, तो उस समय बीजेपी भी मेघवालों के कैंडिडेट को खड़ा करेगी और कांग्रेस भी मेघवालों के कैंडिडेट को खड़ा खड़ा करेगी। तो ऐसी ऐसी स्थिति में क्या होता है फिर लोग एक ही जाति के मतलब एक ही जाति के लोग रहते हैं, दोनों पार्टियों के द्वारा अपने एक ही जाति का क्या खड़ा कर दिया जाता है, कैंडिडेट खड़ा कर दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में भी हम कह सकते हैं कि जाति इतनी भूमिका नहीं निभाती, लेकिन उसके बावजूद भी हम ये कह सकते हैं कि जाति राजनीति में अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ये तो है साथियों जाति वाली। तो जाति किस प्रकार राजनीति को प्रभावित करती है, राजनीति किस प्रकार जाति को प्रभावित करती है। अब सुनिए कि जाति में मतलब जाति में राजनीति कैसे आती है। अब साथियों हर एक जात चाहती है कि हम श्रेष्ठ रहें, हर एक जात, कौन नीचे रहना चाहता, हर एक यही चाहता है कि हम सबसे श्रेष्ठ हो। तो पहली स्थिति तो ये है। दूसरी स्थिति है प्रत्येक बहुसंख्यक जात क्या करती है, अल्पसंख्यक लोगों को दबाने का प्रयास करती है, या प्रत्येक श्रेष्ठ जात क्या करती है कि अपने से जो दलित है या जो अपने से निम्न है या श्रेष्ठ नहीं है उन जातों को क्या करना चाहती है, दबाना चाहती है। तो ये सारी की सारी स्थितियां हैं, ये स्थितियां हमें बताती है कि जाति में भी राजनीति होती है और राजनीति में भी क्या होती है साथियों, जाति होती है। इस तरह के इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इन चारों पाठों के माध्यम हमने अपनी जो ये भी जितने घंटे 1.5 घंटे की जो क्लास हुई है उसमें हमने लोकतांत्रिक राजनीति के 4 पाठों को क्या कर दिया है, क्लियर कर दिया। हम अगले भाग में बहुत ही जल्द अगले 4 पाठों के बारे में चर्चा करते हुए, जो हम इस पाठ में विशेष तरीके से उन बातों की चर्चा की है जो परीक्षा में आने योग्य सवाल है, उन्हीं सवालों के बारे में चर्चा की है। तो साथियों आज इतना ही। इससे पहले अगर हम बात करें, एक थोड़ी-सी छोटी-सी बात रह गई है कि अपने पाठ के किताब में बहुत सारे उदाहरण दे रखे हैं, जैसे कि एक लेखक उदाहरण देता है कि भई उनके लिए अलग से लिखा गया है, अलग से शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे उन्हें काले बताया गया है या किसी को दलित बताया गया है। तो आधुनिक व्यवस्था में ऐसा होना, फिर लेखक कह रहा है, तो इससे तो अच्छा यही है कि समाप्त। एक पंक्ति आई हुई है कि इस कुएँ का पानी सभी व्यक्ति पी सकते हैं। तो ये जिस समय कोई लेखिका पढ़ती है तो उस समय उनके मन में आता है कि 20वीं सदी में भी अगर ये स्थितियाँ हैं, तो फिर इस शासन व्यवस्था को, इस संविधान को या ऐसी परिस्थितियों को समाप्त कर देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए। तो साथियों मुझे विश्वास है और मुझे आशा भी है कि आपको मैं ठीक तरीके से समझाने में सफल हुआ हूँगा और इसका बेहतर परिणाम आप अपने बोर्ड परीक्षाओं में दोगे। तो आज इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। बहुत आगे बहुत ही जल्द हम अपने अगले एपिसोड में बात करेंगे अगले पाठों के बारे में। धन्यवाद।